Very good morning to all students. नया साल आप सभी बच्चों को जो है मुबारक हो। और मैं आशा रखता हूं कि इस 2023 में आप 12th बोर्ड एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्म करें और उसी के साथ अपने जो भी नीट यूजी का एग्ज़ाम है, जेई मेन 2023 में आप इसी पहले ही अटेम्प्ट में एक्सीलेंट परफॉर्म करें और टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लें। इस संकल्प के साथ सुपर 100 क्लासरूम प्रोग्राम हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि आप इसी अटेम्प्ट में आप नीट यूजी 2023 और जेई मेन 2023 में अपनी कैपेबिलिटी को के अकॉर्डिंग एक्सीलेंट आउटपुट ला सके। अब इस प्रोग्राम के जरिए आपको फायदा क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूंगा। देखिएगा, नीट यूजी जेई मेन 2023 में पेपर में दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम और सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको लगता है कि ये कंसेप्ट हमारा पढ़ा हुआ है। जब पढ़ा हुआ है तो उसे वो अटेम्प्ट करता है, लेकिन 4 में से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन की वजह से आप या तो तुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका ऑप्शन सही हो सकता है गलत हो जाए, और उस गलत होने की वजह से आपका 5 नंबर का अंतर आ जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते वक्त जो कंसेप्ट है जो आपको पहले से आते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग बारीकी पॉइंट्स आपको शेयर करेंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो 2 ऑप्शन में जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका ऑप्शन विद इन 2 to 3 सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नंबर फर्स्ट ये प्रोग्राम करेंगे। सेकेंड यानी कि पॉइंट ये है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती है या हम जैसे डेरिवेशन बोलते हैं, उसके हर एक स्टेप को भी आप प्रॉपर वे में बिना किसी रिवीजन और रटे आप लिख सकते हो, जिसके थ्रू आपको फुल मार्क्स मिलेगा और इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट की बारीकी पॉइंट्स पढ़ के आपको 2 फायदे हैं। एक है कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जो जेई और नीट में आता है वो बिना कंफ्यूजन आप राइट क्लिक विद इन 2 सेकेंड कर लेंगे, और दूसरा बोर्ड एग्जाम में यह फायदा मिलेगा कि हर एक स्टेप को बिना रटे आप उसे अपने आप लिख सकेंगे, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब सेकंड पॉइंट है कि आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते हैं तो फॉर्मूला तो आप सभी बच्चों को आता है जो पढ़ने वाला है, लेकिन जब आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो बीच में कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो यहां पर इस प्रोग्राम के जरिए आपको फॉर्मूले को अप्लाई करने की टर्म्स और कंडीशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जब उस टर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हुए जब आप प्रॉब्लम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है विद इन 15 to 20 सेकेंड आपको सही मिलेगा, और इसी के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी इजीली आपके जो है क्रैक हो जाएंगे।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस प्रोग्राम के जरिए नीट, यूजी, जेईई मेन को तो फोकस कर ही रहे हैं, इसके साथ आपका बोर्ड एग्जाम में भी एक्सीलेंट आउटपुट आप ला सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग जो है कुछ बच्चों को सर कनेक्ट कीजिए। जी बेटा, ये बताइए कि जो आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, ये बताइए कितने बच्चे नीट, यूजी के लिए इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, देंगे, या जेईई मेन का एग्जाम देंगे? इस बार कितने बच्चे जेईई मेन और नीट, यूजी का एग्जाम देने की इच्छा रख रहे हैं? प्लीज स्पीक। जीआईसी कोनेला के स्टूडेंट्स प्लीज जो है अपना आंसर दीजिए। बेटा, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और आप जो है जेईई मेन, नीट, यूजी का एग्जाम इस बार देंगे कि नहीं देंगे? जीआईसी कोनेला। अच्छा ये बताइए, चलिएगा जेईई मेन और नीट, यूजी आप छोड़ दीजिएगा, आप लोगों की तैयारी कैसी है? हाँ बेटा, वेरी गुड। बोलिए। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किन पॉइंट को ध्यान देते हुए बिना कंफ्यूजन और विद इन टाइम आप जो है इजीली क्रैक कर सके, उसके लिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब आप देखिए, फिजिक्स में दो तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है, कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब आप देखिएगा कि क्या होता है, जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फिजिक्स की, तो किससे रिलेटेड है बेटा? अब आप देखिएगा कि फिजिक्स मतलब है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो प्रॉब्लम आती हैं वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बेटा आती है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। अब सभी की सभी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज से। मतलब भौतिक राशियां से रिलेटेड होगी। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है? वेक्टर एंड स्केलर। मैं ओवरऑल फिजिक्स को लेके चल रहा हूं, जिससे आपको यदि हमने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया तो ओवरऑल फिजिक्स के सभी कंसेप्ट और सभी फॉर्मूले में उसका एप्लीकेशन होगा। अब आप यहां पर देखिएगा, फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं किसी भी चैप्टर का, वो किससे रिलेटेड होगा? फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब या तो वेक्टर है या स्केलर है। मतलब है कि कुछ कंसेप्ट फिजिक्स के वेक्टर से रिलेटेड होंगे, कुछ कंसेप्ट फिजिक्स के स्केलर से रिलेटेड होंगे। अब आपको पता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेटा दोनों होता है। मैं एक बार फिर हिंदी में बोल रहा हूं, भौतिक विज्ञान के जितने भी सभी चैप्टर के कंसेप्ट हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? भौतिक राशियों से रिलेटेड होंगे। भौतिक राशियों का मतलब है या तो सदिश राशि या अदिश राशि। क्लियर? अब आप देखिएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण, डायरेक्शन का मतलब है दिशा।
तो आप एज पर ऑफ बुक तो केवल यही जानते होंगे कि सदिश राशि में ही केवल दिशा होती है, ऐसा नहीं है। दिशा जो है सदिश राशि में भी होती है और अदिश राशि में भी होती है। लेकिन यहां पर आप देखिए, जैसे आप अपने घर से आप स्कूल आए तो आप में दिशा तो है, कभी नॉर्थ ईस्ट चले, कभी ईस्ट चले, कभी साउथ चले, लेकिन जब आप अपने घर से स्कूल में आते हैं तो हम यदि आपसे पूछे किस डायरेक्शन में आए तो आप इस तरीके से तो बता सकते हो ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, लेकिन आप अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके अंदर एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। बता लेंगे क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, और यदि डायरेक्शन प्रेजेंट है तो बेटा वो वेरिएबल होगी। घर से जब आप स्कूल कैंपस में आए तो उस डायरेक्शन को आप बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे इन वन वर्ड। वेरिएबल है तो उसे आप बता नहीं सकते, इसलिए एज पर अ बुक अदिश राशि में केवल परिमाण की बात की जाती है क्योंकि वहां पर परिमाण या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। यह बात क्लियर हुई। राशि में केवल एक ही अंतर है, परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होगा, लेकिन जो दिशा है वो निश्चित नहीं होती, इसलिए आप बता नहीं पाते। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन यहां पर वेरिएबल होगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार, हाथ खड़ा कर दीजिए। यस सर। आ रही, ओके। फिर आप मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में, उन सभी चैप्टर के कंसेप्ट किससे रिलेटेड होंगे? फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब वेक्टर और स्केलर है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर और स्केलर में थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां पर वेक्टर वाले केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं, जबकि स्केलर में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती है, राइट। अब आप देखिएगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट है वेक्टर वाले केस में, इसलिए उसे जब हम सवाल में अप्लाई करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड यदि कोई कंसेप्ट होगा, इसका मतलब जब उसे हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा, और जब स्केलर से रिलेटेड कोई कंसेप्ट होगा तो उस पर यदि जब उसे हम अप्लाई करेंगे तो बिकॉज इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए अब डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप यह देखिएगा कि यदि आपका वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट क्लियर है या आप उसे पहचान ले रहे हैं कि ये दिस राशि, दिस फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर और स्केलर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंसेप्ट को अप्लाई करते वक्त किसमें डायरेक्शन का ध्यान देना है और किसमें नहीं देना है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर एक बात क्लियर हुई। तो आप वेक्टर और स्केलर में केवल यही अंतर है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, स्केलर में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन वेरिएबल। तो अब आप पॉइंट आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी बेटा? फॉर्मूले से। अब यहां पर एक बात देखें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम मोशन का कोई भी सवाल ले लेते हैं, वो किससे सॉल्व होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
एंड v स्क्वायर इक्वल टू ऑफ u स्क्वायर प्लस 2as। इससे सॉल्व होगा। अब आप देखिएगा, जब हम किसी भी फॉर्मूले को, हम इसी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल फिजिक्स के सभी फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। जब सभी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ओवरऑल फिजिक्स को मैं देख रहा हूं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन कौन क्वांटिटी वेक्टर है, कौन कौन क्वांटिटी स्केलर है। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किसमें डायरेक्शन का ध्यान देना और किसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना है, तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपका ऑप्शन जो है वो गलत आएगा। इसलिए ये बात विशेष रूप से आप ध्यान दें। क्या ध्यान दें? कि जो जो क्वालिटी वेक्टर है उनमें डायरेक्शन, देखिए यहां पर v वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है, इनको, ये वेक्टर है तो इनको अप्लाई, जब इस फॉर्मूले को सवाल में अप्लाई करेंगे तो इसमें डायरेक्शन का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब डायरेक्शन का ध्यान देने का क्या मतलब है? यदि कोई सवाल मोशन और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, तो यदि आपने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया तो v की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लोगे, इसके अपोजिट है तो नेगेटिव लोगे, और a की डायरेक्शन मान लो इसे, तो इसका एक कंपोनेंट लोगे। मतलब इन तीनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि आपने सेम डायरेक्शन में ध्यान यानी कि रखा, सवाल में सेम डायरेक्शन में नहीं दी होगी, लीड यूजी की जो प्रॉब्लम्स आती है या जेई मेन की जो प्रॉब्लम्स आती है, उसमें जब इस फॉर्मूले को सवाल में लगाते हैं तो जो डेटा दिया होता है उसमें डायरेक्शन कॉमन नहीं दी जाती है, और आप लोग जब अटेम्प्ट कर देते हो तो आपका ऑप्शन तो आता है लेकिन गलत आ जाता है। तो पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि आपको किस बात का ध्यान देना है? जितने भी फॉर्मूले जब हम सवाल में लगाते हैं बेटा, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उन सबकी डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप डायरेक्शन को कॉमन लोगे तभी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तभी ऑप्शन आपको सही मिलेगा। यदि आपने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा तो आप अप्लाई करने के बाद आपको जो ऑप्शन है वो गलत मिलेगा। ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई बताइए? हाथ खड़ा कीजिए। ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई कि पूरी फिजिक्स के कंसेप्ट को समझते वक्त किसमें डायरेक्शन का ध्यान देना है और किसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना है? तो वेक्टर वाले जो भी कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है उसको अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान देना है। जो कंसेप्ट स्केलर से रिलेटेड है उसे अप्लाई करते हुए डायरेक्शन ध्यान नहीं देना है। अच्छा बच्चों ये बताइए, जीआईसी बेताल घाटी, अच्छा बच्चों ये बताइए कि जो पूरी यानी कि कंसेप्ट को जब हम अप्लाई करते हैं तो यदि वो कॉन्सेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है तो अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? यस और नो में आंसर दीजिए। यस और नो में आंसर दीजिए। ये बताइए कि यदि कोई कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है तो उसे जब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेशन के लिए या हम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए करते हैं, तो डायरेक्शन का ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, यस और नो। यस में हाथ खड़ा कीजिए, यस में हाथ खड़ा कीजिए, और नो में डाउन कीजिए। इस तरीके से मैं वॉच कर लूंगा। जब कोई कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है तो उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देंगे तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं देंगे तो डाउन कीजिए। मैं जो पूछ रहा हूं, यदि कोई कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है, उससे सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूं जितने बच्चे करेक्टेड है, उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देंगे तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं देंगे तो हाथ डाउन रखिए। देंगे।
तो देंगे, और जो कॉन्सेप्ट स्केलर से रिलेटेड है उसे अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान देंगे तो हाथ खड़ा करें, नहीं देंगे तो डाउन रखें। नहीं देंगे, वेरी गुड। अब पॉइंट आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर की बात कर दें, चाहे 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रो की बात कर दें, चाहे मैग्नेटिज्म की बात कर दें, चाहे रे ऑप्टिक्स की बात कर दें, चाहे वेव ऑप्टिक्स की बात कर दें, चाहे मॉडर्न फिजिक्स की बात कर दें, चाहे 11th में मोशन की बात कर दें या रोटेशनल मोशन की बात कर दें, कोई भी सवाल हमेशा किससे सॉल्व होता है? फॉर्मूला से। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है और कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है। अब जो जो वेक्टर है उनमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा और जो जो स्केलर है उसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो जो वेक्टर है उनकी डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए, हाथ खड़ा करें, और कॉमन नहीं होनी चाहिए। जो वेक्टर क्वांटिटी वो हाथ डाउन रखे। कितने बच्चे जब इस फॉर्मूले को, फिजिक्स के फॉर्मूले को जब सवाल में लगाएंगे और जो जो क्वांटिटीज उस फॉर्मूले में वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन कितने बच्चे कॉमन रखेंगे? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे कॉमन डायरेक्शन पे ध्यान देंगे? सभी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को कॉमन लेंगे जब ये सवाल में अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। हाथ खड़ा करें। बेटा ये बताइए कि जब हम फॉर्मूले को सवाल में अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सभी की कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे? जो क्वांटिटीज उस फॉर्मूले में वेक्टर है। यस और नो? यस में हाथ खड़ा करें, नो में डाउन रखें। बोलिए। केस जब हम किसी फॉर्मूले को सवाल में अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटीज वेक्टर है, मतलब सदिश राशियां हैं, उसमें डायरेक्शन सभी क्वांटिटी की कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे तो हाथ ऊपर खड़ा करें, नहीं लेंगे तो डाउन रखें। जीआईसी मालदेवता प्लीज स्पीक। हेलो। चलेगा सर, बताए, बोलिए प्लीज। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। ओके ओके। देखिए, पूरी फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल सवाल आते हैं वो सभी की सभी सवाल फॉर्मूले को या सूत्र को अप्लाई करके अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, जब आप किसी फॉर्मूले को सवाल में लगाते हैं, फॉर्मूला हम सही लगाते हैं, लेकिन जब जेईई और नीट का सवाल होता है तो ऑप्शन गलत आ जाता है क्योंकि हम उसकी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो आपको ध्यान देना है कि वो फॉर्मूला वह कौन सी क्वांटिटी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वेक्टर है। जो जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनको अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देना। मतलब आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले में छांटना पड़ेगा कि इसमें कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है। जो वेक्टर है उस सबकी डायरेक्शन को कॉमन लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ता है। और यदि आपने डायरेक्शन का तो ध्यान रखा लेकिन डायरेक्शन आपने कॉमन नहीं ली तो आपका ऑप्शन गलत आ जाएगा। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए जब हम किसी फॉर्मूले को लगाते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उन सबकी डायरेक्शन को कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस और नो? बोलो बच्चों। फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त जो जो फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन को कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो?
रहना पड़ेगा कॉमन। कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन डायरेक्शन का ध्यान देने का मतलब है कि सबकी डायरेक्शन कॉमन लेनी पड़ेगी। वेरी गुड। अब आप देखिए, पहले हमें ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो वेक्टर स्केलर में हमने एक ही अंतर बताया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा, स्केलर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों तो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन यदि प्रेजेंट है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अब यहां पर आप देखें, अब सेकेंड पॉइंट ध्यान दें। जैसे कि हमने करंट लिया, सपोज ये वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब इसी वायर को हमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब अभी भी इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। अब यहां पर आप ध्यान दें, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहा, लेकिन डायरेक्शन यहां पर कांस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, डायरेक्शन वेरिएबल है। यानी कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो अलोंग दी लेंथ ऑफ वायर फ्लो कर रहा है। वायर यदि टेढ़ी मेढ़ी है तो टेढ़ा मेढ़ा यानी करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन है लेकिन वेरिएबल है। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? बताइए। स्केलर है तो हाथ खड़ा करें। किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्केलर है। किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो सपोज 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। शुरुआत में जब किसी वायर को हम लगाते हैं तो प्रॉपर क्लिप करते हैं, और कुछ समय के बाद क्लिप हट जाती है, तो क्या करंट फ्लो नहीं होगा? तो भी होगा, लेकिन डायरेक्शन वहां पर क्या हो जाएगी? जिस तरीके से वायर होगी तो अलोंग द लेंथ ऑफ वायर अभी भी करंट फ्लो होगा, लेकिन डायरेक्शन यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, जबकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसलिए करंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? स्केलर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पर रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसे अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया जाता। अब हमने क्या किया? अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोला गया है? मैंने कई सारी वायर ली और यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है? ज्वाइंट। कोई भी स्कूल मेरी आवाज सुन रहा हो जरा रिस्पॉन्ड करें। जीजीआईसी तड़ाकताल से रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। हाँ, हेलो बेटा, आप ये बताइए तड़ाकताल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अल्मोड़ा में कौन से ब्लॉक में है? चकोटिया। ओके, ठीक है। आपको मालूम है ये क्लास स्पेशल क्लासेस चल रही हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हाँ सर। और इसमें रेगुलर क्लासेस होंगी सुपर 100 नाम से। आपको जानकारी है ये? हाँ सर। आपके साथ कितने और बच्चे बैठे हैं? 5 बच्चे। 5, ओके। यू आर स्टडिंग इन 12th क्लास? यस सर। ओके। आपने फॉर्म्स भर लिए? नीट या जेईई कोई फॉर्म्स आए हैं अभी, तो आपने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं? सर ने अभी नहीं किए। अच्छा, गुरुजी से बात कराइए, यहाँ पर सर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार हाँ मार जी, साहब। नमस्कार। जी आपका सर। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक सर चौखुटिया ब्लॉक से हैं हम, अल्मोड़ा जनपद चौखुटिया ब्लॉक। में
तो ये तड़ाकताल की लोकेशन क्या है चौखुटिया में? सर चौखुटिया से 11 लगभग 11 किलोमीटर में तलाकताल के लिए अलग रोड कटती है। अच्छा अच्छा, चौखुटिया मासी रोड में तो नहीं है? जी नहीं, चौखुटिया से अच्छा, खीड़ा अच्छा, की रोड ये कटती है, खीड़ा इंटर कॉलेज की रोड। ओके। अच्छा, मेरा मेरा आप सभी से, जितने भी स्कूल कनेक्ट हुए हैं, सभी से ये कहना है कि ये एक अमूल्य समय है और हम लोग बच्चों को ओरिएंट कर रहे हैं इंजीनियरिंग और नीट। हालांकि ये जो लिमिटेड टाइम में इतनी तैयारी नहीं हो पाती, बट एक स्पेशल टीचर्स का अरेंजमेंट भी है और इन छुट्टियों का जो उपयोग है हमने करना है, ठीक है ना? तो ये अनुरोध रहेगा कि जो गुरुजी हैं, आप इंचार्ज होंगे और या प्रिंसिपल साहब इंचार्ज होंगे, तो सभी सारे जितने भी बच्चे आज सुन रहे हैं, मैं डेली अटेंडेंस लूंगा और अटेंडेंस आपकी 100% होनी चाहिए और इफेक्टिव ढंग से आपने करना है। प्लस दूसरी बात यह है कि यहाँ से जैसे हमारे फिजिक्स के सर अभी टीचिंग कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो टू वे इंटरेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि सर तो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से आपको डिलीवर कर रहे हैं, बट आपने भी वहां से रिस्पॉन्ड करना है और पूछना है कोई क्वेरीज अगर हो। तो आप ये कहिएगा बच्चों से कि फर्स्ट डे जो आपके साथ टॉपिक शेयर किया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई आपके डाउट्स हों तो नेक्स्ट डे वो क्वेरी कर सकते हैं। सारे स्कूल उसी समय भी कर सकते हैं, या कोई बात ऐसी है कि घर में जब रिवाइज करते हैं कोई पेन को लगता है कि इसमें अभी मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो अभी जैसे सर ने बताया था वेक्टर्स का कंसेप्ट, ओके, तो वेक्टर जरा बच्चों से बताइए। सर, गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम जगदीश तिवारी। तिवारी जी, ऐसा करिएगा कि आप तो रेगुलर रहेंगे ही शायद, आप इसीलिए जिम्मेदार आदमी हैं, तो वैकेशन में आप आ रहे हैं, नजदीक रहते भी होंगे, तो किसी एक बच्चे से मेरा इंटरेक्शन फिर करा दीजिए कि अभी की जो बात है वो ये क्या समझे। जी जी। सारे स्कूल सुन लेंगे प्लीज। ये 100% अटेंडेंस होनी चाहिए इन दिनों में। सुपर 100 का जो टाइम टेबल है इस दौरान। बताइए बेटा, अपना नाम बताइए और अभी वेक्टर्स सर ने आपसे शेयर किया था, तो वेक्टर्स का बताइए। हमें वेक्टर बताया था, उसमें थोड़ा हमें समझ में आया। हाँ तो बताइए ना, व्हाट इज वेक्टर। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। सदिश 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 राशियां बताओ हिंदी में, आप अगर बताना चाहते हो तो। आपका शुभ नाम क्या है बेटे? चंपा। चंपा, ओके। अब आप बताइए सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशि, सदिश राशि वह राशि जिनमें के दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब जरा आप ये बताओ, बल की इकाई क्या होती है? और जैसे मैं कहता हूं कि 5 न्यूटन बल है, तो ये मैं ठीक कह रहा हूं? ये 5 किसी भी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ये मेरा स्टेटमेंट ठीक है? यस सर। क्या इसमें अधूरापन है? क्या चीज इनकम्प्लीट है? मैंने तो 5 न्यूटन बोला ना, केवल परिमाण दिया हुआ है, दिशा कहाँ दी यहाँ? दिशा की, इसमें दिशा की जरूरत है। हाँ तो कहाँ? मैंने तो ये बोला ही नहीं दिशा कहाँ है। अच्छा, मेरा भार, मेरा जो भार है जिसको अंग्रेजी में वेट कहते हैं, मेरा भार 98 केजी है, सही बोल रहा हूं? माई वेट इज 90, आई एम वेइंग 98 केजी, इज इट राइट? यस सर। नहीं, कैसे यस सर कह रही हो बेटा? मेरा 98 केजी वेट है, वेट नॉट मास। तो मैंने क्या छोड़ दिया? क्या टूवर्ड्स? मेरा वेट कहाँ की ओर काम कर रहा है? मेरे वेट की डायरेक्शन क्या है?
अब ये बताओ बेटा, गुरुत्वाकर्षण की डायरेक्शन क्या होती है? अर्थ के गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटी की। देखो, वेट हमारा तभी होता है जब अर्थ हमारे मास को अट्रैक्ट करती है। विद द फोर्स ऑफ मास इनटू ग्रेविटी, mg, W का फॉर्मूला लगाते हो ना, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नोन एज वेट। और ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो मेरा भार जो है, मेरा वेट की दिशा कौन सी है जरा बताओ? मैंने क्लू दिया आपको, हिंट दे दिया। मेरे वेट की दिशा कौन सी है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। मेरे वेट की दिशा कहाँ है? पृथ्वी के जिसको हम नीचे की ओर सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ हमें दिशा भी देनी पड़ती है। हमें बल दिखाना, अगर बल सदिश राशि है तो कहना पड़ेगा कि 5 न्यूटन का बल उत्तर की ओर, 5 न्यूटन का बल पूरब की ओर, 5 न्यूटन का बल दक्षिण की ओर। एनी डायरेक्शन शुड बी देयर। ठीक है, सर ने यही बताया। अभी करंट का एग्जाम्पल दे रहे थे। करंट में क्या होता है, तुम लोग जब सर्किट बनाते हो तो उसमें एरो एरो क्यों दिखाते हो? बट वहां पे क्या हो जाता है कि सर्किट के हिसाब से क्वांटिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। समझ रहे हो बात? एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, इनवेरिएंट डायरेक्शन होनी चाहिए कि माध्यम का किसी भौतिक राशि के परिमाण में अगर माध्यम का इफेक्ट न पड़े तो ऐसी राशि होनी चाहिए। वो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें माध्यम, मीडियम जो होता है उसको, उसकी वजह से वो बदलता ना हो। तो अब जैसे करंट तो पूरा सर्किट है तो उसी हिसाब से अपनी डायरेक्शन बार बार बदलती है। देयरफॉर करंट इज वेक्टर और स्केलर। वेक्टर नहीं सर सॉरी स्केलर। हाँ, स्केलर है करंट। लेकिन करंट के सर्किट में एरो लगाते हैं, लेकिन उस एरो से आप लोग कंफ्यूज मत होना। करंट स्केलर क्वांटिटी है, वोल्टेज इज स्केलर। हाँ, हाँ, अभी सर ने वेक्टर स्केलर का डिफरेंस भी आपको बताया है। ठीक है ना? ये देखो, ये बेसिक कंसेप्ट है। हालांकि सुपर 100 में तो सर को सीधे सीधे जो नीट और जेईई में एग्जाम्पल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनका सॉल्यूशन करवाना है। उसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। तो बेटा, आप लोग इन छुट्टियों में जो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन है, इसमें आप आ रहे हो, अपना समय आप यहाँ दे रहे हो, तो पूरा आपने इसमें यूज करना है। ठीक है ना? नीचे बेताल घाट, बेताल घाट से बच्चा, क्लास 12 बेताल घाट। हाँ बेटा, आप बताइए, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? नाम सर अमन हजरा है। अमन हजरा। अमन हजरा, बेताल घाट से। ओके, यस सर। ठीक है। बेताल घाट में नेटवर्क भी अच्छा है। आप किस क्लास, 12th क्लास में हैं? यस सर। आप बायो ग्रुप से हैं या मैथ्स ग्रुप? बायो ग्रुप से सर। बायो ग्रुप से हैं। आपने नीट का फॉर्म भर लिया? फिलअप करने का प्लान है, या अगर आ गया है तो नीट फिलअप कर दिया आपने? नहीं सर, अभी नहीं कर रखा है। अगले मतलब 1 साल पूरी कोचिंग के उसके बाद करूंगा। क्यों? अभी फर्स्ट में देख लो तो वो पता तो चल जाएगा मेरा लेवल कहां पर है। अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, यस ठीक है सर, ना? फिर कर दूंगा मैं। अब अब आप मुझे ये बताइए, जो सर अभी आपको बता रहे हैं, ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लास में तो बता दिया था ना? यस सर। क्या क्या बताया, बताइए। सर ने क्या बताया अभी, और क्लास में हम कहां तक पहुंच चुके हैं? सर ने फिजिक्स और फिर फिजिक्स की क्वांटिटी बताई कि ये स्केलर और वेक्टर होती है। हाँ, और वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, स्केलर में उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके बेटा, ये बताइए, आपके नीट में डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? यस सर। तो मुझे फोर्स के डायमेंशंस बता दीजिए। फोर्स के डायमेंशंस। mlt की पावर -2।
ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। प्रेशर का बताइए। प्रेशर क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला पहले प्रेशर का चाहिए। क्या चाहिए बताइए? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, F अपॉन ए इज प्रेशर, राइट। अब एरिया की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ Force इंटू ब्रेड्थ, एल per इंटू एल, unit area। एल स्क्वायर। हाँ, तो फोर्स की डायमेंशन है ना, उसमें एरिया की डायमेंशन से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, राइट। यस सर। तो क्या बनेगा? Yes, sir. ML माइनस 1, ML रेज टू द पावर माइनस 1, T माइनस 2। बस, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला Yes, पता sir. होना चाहिए, उसके सेगमेंट क्या क्या है उससे Yes, sir. पता होना चाहिए, और ये सब मिल जाता है, ठीक है ना। यस तो सर। यस सर। सारे बच्चे जो भी अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं इस स्टूडियो से, आप सभी भैया रेगुलर रहना। मैं पर स्कूल अटेंडेंस फीडबैक ले रहा हूं, और सारे गुरुजनों sir. से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजन भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट होते रहेंगे। अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कनेक्ट हैं, बट वहां पर क्लास खाली है, और ये बड़ा सीरियसली लिया जाएगा, वहां के प्रिंसिपल साहब भी सुन लेंगे। ये जहां जहां पर भी कनेक्ट हैं, बट वहां पर न तो प्रिंसिपल साहब हैं न बच्चे हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे भाई। थैंक यू वेरी मच। बेटा ये बताइए कि जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको शेयर किया, कि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसका फायदा हमें सबसे पहले पता होगा, तभी हमको इंटरेस्ट आएगा, तभी हम उसका आगे जाके एप्लीकेशन कर पाएंगे, राइट। तो जो मैंने अभी पॉइंट बताया कि व्हाट इज द पीक डिफरेंस इन बिटवीन अ वेक्टर एंड अ स्केलर, क्या एक मेजर डिफरेंस होता है वेक्टर स्केलर में? क्या स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है? यस और नो में आंसर बताइए। विताल घाट। सर क्वेश्चन रिपीट। क्या सदिश राशि में दिशा नहीं होती है? सर सदिश राशि में दिशा होती है। होती है, वेरी गुड। तो क्या डिफरेंस है फिर? वेक्टर स्केलर में डिफरेंस ही क्या रहा? वेक्टर में भी दिशा है, स्केलर में भी दिशा है, तो व्हाट इज द पीक डिफरेंस? क्या अंतर सर स्केलर में दिशा नहीं होती है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। है? अभी मैंने आपको शेयर किया कि वेक्टर में भी दिशा होती है, स्केलर में भी दिशा होती है, लेकिन हमने आपको बताया कि जो वेक्टर में जो दिशा होगी वो फिक्स्ड डायरेक्शन होगी, सर ने भी बताया अभी। और जो स्केलर में जो डायरेक्शन यदि अवेलेबल है प्रॉब्लम में, जैसे करंट में, लेकिन वो फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको एक तो ये चीज पता चली। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है को जब हम अप्लाई करते हैं, वो कनेक्ट रहना आप लोग, कनेक्ट रहेंगे तभी। यदि आप जरा सोचिए कि आपके घर में ट्यूबलाइट भी लगा दी, फैन भी लगा दिया, एलईडी बल्ब भी लगा दिया, टीवी भी लगा दी, लेकिन आपने अपने घर का जो कनेक्शन है वो पोल से नहीं दिया, क्या लाइट ऑन होगी कि नहीं होगी? यस और नो? लाइट ऑन होगी कि नहीं होगी? पोल से कनेक्शन नहीं दिया आपने, बहुत बढ़िया लाइट लगा दी पूरी बिल्डिंग में, ये बच्चे को कनेक्ट कीजिए, बच्चा नहीं होगी सर। नहीं होगी। क्यों? क्या है? तो लैकिंग ऑफ कनेक्शन, जो भी सर्किट है वो सब बेकार है। तो जब तक आप कंसेप्ट से कनेक्ट नहीं होगे तो आपका भी बल्ब ऑन नहीं होने वाला है। और जब आप बल्ब ऑन नहीं होगा, जब आपकी लाइट ऑन नहीं होगी, तो ना ही कंसेप्ट का एप्लीकेशन कर पाओगे और ना ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को विद इन टाइम में अटेम्प्ट कर पाओगे, और ना ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ बच्चे कह रहे थे आप लोगों, वैसे अभी सर ने डिस्कस किया कि अगली साल तैयारी कर लेंगे, तो अगली साल भी आपको कनेक्ट ही होना पड़ेगा। यदि अगली साल कनेक्ट नहीं हो पाए, फिर अगली साल करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको। तो आपको लग रहा होगा कि हमारा टाइम बहुत कम है, हम आप पर इसमें फोकस करते हैं,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रोजेक्ट मिला जब वो स्टडी कर रहे थे, और उनको ड्यूरेशन दिया गया 2 महीने का, और उनके जो गाइड थे उन्होंने बोला कि 2 महीने का समय भी बहुत कम है। तो उस दौरान उनके पेरेंट्स की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो वो चले गए। 2 महीने के 3 दिन बाकी थे, तब उनके गाइड, उनसे मुलाकात हुई कि भाई प्रोजेक्ट बन गया। तो उन्होंने कहा मैं तो बाहर चला गया था, घर पे चला गया था, प्रोजेक्ट तो बना रही। उन्होंने कहा अब क्या, मेरे पास तो 3 ही दिन बाकी है। तो मैं मैक्सिमम 1 दिन मैंने अपनी तरफ से रखा हुआ था, वो और मैं आपको दे सकता हूं। उस प्रोजेक्ट को अब्दुल कलाम साहब ने उसी दिन एक ही रात में तैयार कर दिया। जब वो गाइड वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करके जब वो उनके हॉस्टल से पास हो रहे थे, तो उनके रूम में जाके देखा वो डिजाइन बनी हुई थी। अब्दुल कलाम साहब नहीं थे, वो गए थे वॉशरूम। तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि समय हमारे पास कब है? नहीं, समय कब नहीं है। यदि आप कनेक्ट हो गए तो इसी अटेम्प्ट में आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, सिलेक्शन के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। देखो यहां पे लिखा है रामबाण गाइडेंस, मेरे पीछे लिखा है रामबाण गाइडेंस, आप सभी बच्चों को दिखाई भी दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा क्लियर होता हूं, ये देखिए रामबाण गाइडेंस, इस पर भी मैं फोकस करता हूं। रामबाण का मतलब क्या है? राम और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ, तो राम ने युद्ध बहुत कम समय के लिए लड़ा, लेकिन जीत हासिल की। इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कब पढ़ने की आवश्यकता है? जब आप कब पढ़ोगे और इफेक्टिव वे में पढ़ोगे तो आउटपुट आ जाएगा। इसलिए हमने बोला रामबाण। और राम को बाण सही दिशा में चलाना किसने सीखा? पीछे जो वेताल घाट है वो आपस में टॉक मत कीजिए प्लीज, आप कैमरे की तरफ देखिए। आप अब राम और रावण का युद्ध थोड़ा सा समझते हैं। राम को ये किसने बताया था कि रावण के नाभि में जब आप तीर हिट करोगे तभी वो मरेगा? बताइए, ये बात कौन जानता है? माइक के द्वारा बताइए आप। राम को किसने बताया था कि रावण के नाभि में जब आप तीर को मारेंगे तभी रावण मरेगा? किसने बताया था? हाँ, जीदी ऐसी हुडोली। राम को किसने बताया था कि रावण के नाभि में तीर जब हिट करोगे तभी मरेगा? विभीषण ने बताया था। तो राइट डायरेक्शन राम को किसने दी? विभीषण ने। अब राम ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गए भाई, अगले दिन तीर चलाया नाभि में, काम हो गया? नहीं, राम ने युद्ध को लड़ा। इसी तरीके से यहां पर जो टीचर आपको, जो भी फैकल्टी, जो भी कोच आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, वो सही दिशा में मार्गदर्शन तो दे सकते। विभीषण का रोल अदा कर रहे। राम ने युद्ध लड़ा, ऐसा नहीं कि तीर अगले दिन नाभि में मार दिया बस कि भाई सही मार्गदर्शन मिल गया तो बस उसका एक्शन ले ले। उन्होंने जब युद्ध को लड़ा तो कई बार वो हारे। यानी आपको जो भी यहाँ पे मार्गदर्शन मिल रहा है इस प्रोग्राम के जरिए, उससे ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, उसे आपको अप्लाई करना है। जब अप्लाई करोगे तो कई बार आपको आएगा भी नहीं, लेकिन उस जब नहीं आएगा तो उसको एनालाइज करना है और आपको हम लोगों से दोबारा पूछना है, ताकि आपको आपकी कविता जब आप पढ़ोगे तो आएगा भी और नहीं भी आएगा, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? उसे रिमूव करना, अपनी मिस्टेक को रिमूव करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे रावण ने किया वैसे आप कीजिए। राम को मार्गदर्शन किसने दिया? विभीषण ने दिया। यहां पे मार्गदर्शन कौन दे रहा है? अलग अलग आपको जो है कोच दे रहे। आप उस मार्गदर्शन लेने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जो पढ़ाए उसके रिवीजन कीजिए, सवाल लगाइए
उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसे पूछो, अपनी मिस्टेक को रिमूव करिए, कम से कम कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, जब राम ने कई साल बाद जब जो युद्ध को लड़ा तो कई बार हारे। अब वो राइट डायरेक्शन में तो तीर चला रहे थे। मान लीजिएगा तो राम और रावण की बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और राम ने सही दिशा में तीर चलाया, वो 700 मीटर पे जाके गिर गया। तो बताओ युद्ध जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? रावण को हिट करेगा तीर की नहीं करेगा? बताइए आप, यस और नो? नहीं करेगा। इसका मतलब सही मार्गदर्शन के साथ पावर की जरूरत है, क्योंकि स्पीड कम है तो आपको पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब उन्होंने ये वॉच किया कि यार हमारे जो तीर है उसमें उतनी स्पीड है नहीं, इसमें क्या कारण है? तो रावण बहुत बड़ा डिवोटी था, पूजा पाठ करके युद्ध लड़ता था, वो पावर उनके साथ काम करता था, वो तीर को रोक देता था। तो राम ने सोचा यदि वो पावर हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसमें स्पीड आ जाएगी और रावण मारा जाएगा। तो वो पावर उन्होंने माता रानी का प्रे किया और 9 रात्रि के 9वें दिन उनको माता रानी ने आशीर्वाद दिया और ठीक अगले दिन दशहरा, आप लोग जानते होंगे दशहरा को राम ने रावण को मारा था, जानते कि नहीं? बताइए, ऐसा ना हो, थोड़ा लाउडली बोलिए यार। यस सर। तो राम को यदि देखे, राम ने ही युद्ध लड़ा नहीं, उनके साथ बहुत सेना थी, वानर सेना भी थी, उनके भाई भी थे, हनुमान जी भी थे, लेकिन नाम किसका हुआ? राम का। यदि राम ने युद्ध बहुत कम समय के लिए लड़ा लेकिन महान हुए। यदि आप अपनी स्टडी को कम समय में करके उसके टेक्निक और टूल्स को जब आप समझ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो होती है उनके बारीकी पॉइंट्स को जब आप ध्यान दोगे तो आपका 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। जो न्यूमेरिकल सवाल होते हैं उनकी टर्म्स और कंडीशन को जब हम ध्यान देते हैं फॉर्मूले में लगाते वक्त, फॉर्मूले को सवाल में लगाते वक्त, फॉर्मूला तो सब लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन फॉर्मूले को लगाते वक्त टर्म्स और कंडीशन का ध्यान देना चाहिए। और उसे जब आप ध्यान दोगे और उसे जब आप फॉलो करोगे तो अपने आप आपका आंसर विदिन 10 सेकंड आ जाएगा। इन 2 बातों की जरूरत है केवल। यदि ये 2 बातें आपने अभी कर ली तो इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपने अगली साल की तो अगली साल हो जाएगा। ये बातें आपने 3 साल तक नहीं की, चाहे आप किसी जगह पढ़ लो, तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए राम को फॉलो कीजिए। जब आप फॉलो करोगे तो क्या फॉलो करना है? जो भी यहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है उसको केवल आपको सेल्फ स्टडी करना है, उससे कनेक्ट होना है, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, उसे फील करना है। और जब फील करोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। जब अप्लाई करोगे तो वहां पर अप्लाई करने में जहां भी दिक्कत आ रही है, आप डाउट सेशन में या जब वो पढ़ाया जा रहा है उस समय यदि आपको डाउट आ रहा है आप तुरंत की तुरंत आप पूछें, और जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। यानी कि पढ़ने के बाद जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सही मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के जरिए आपको जहां जहां दिक्कत आ रही है सवाल लगाने में, कंसेप्ट को अप्लाई करने में, फॉर्मूले को अप्लाई करने में, आप बेहिचक आप पूछे। और जब आप पूछोगे तो आपकी कमियां रिमूव होगी। जब कमियां आपकी रिमूव होगी तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए आप। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। और आप इसी अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप महान बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? सही मार्गदर्शन के साथ पावर की जरूरत होती है। सही मार्गदर्शन तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या चाहिए? पावर। और पावर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना, सेल्फ स्टडी करना, जो डाउट आ रहे हैं उन्हें आपको फ्रैंकली टीचर से पूछना और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, यही पावर है। राइट डायरेक्शन ऑफ पावर को जब हम मिक्स कर देते हैं
तो इसके द्वारा जो आउटपुट आता है वो बहुत ही जबरदस्त आता है। इसी तरीके से आप इसी अटेम्प्ट में बेटा क्वालिफाई हो सकते हो। कोचिंग करने से कुछ नहीं होता है। मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूं, बहुत बच्चे टॉप 100 में निकालता हूं, लेकिन सभी बच्चे तो सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि मैं तो सही मार्गदर्शन दे रहा हूं, वो पावर लगाते ही नहीं है, सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है। जब सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उनको डाउट आएगा ही नहीं, और जब डाउट आएगा नहीं तो डाउट पूछेंगे नहीं, जब डाउट पूछेंगे नहीं तो कवियां रिमूव होगी नहीं, जब कवियां रिमूव नहीं होगी तो तीर को तो भले ही सही दिशा में चला लो, वो पहले ही सही उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और आपका रावण नहीं मारा जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो बच्चे इन सभी स्कूलों में ये सोच रहे हैं कि हम अगली साल करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि अगली साल करके यदि 20 लाख बच्चा अराउंड यदि आपका लीट यूजी में बैठता है और उसमें से 20,000 बच्चा ही सिलेक्ट हो पा रहा है जो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाता है, उनमें केवल यही एक्सीलेंट आउटपुट होता है। सही मार्गदर्शन सबको मिल रहा है, लेकिन वो पावर लगाते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना, और कॉन्सेप्ट को रटते नहीं है। कंसेप्ट को समझने से पहले उसका फायदा देखते हैं कि इसका पढ़ के फायदा क्या हो रहा है। जैसे कि हमने आपको वेक्टर में बताया कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है, दोनों में मैग्नीट्यूड, दोनों में डायरेक्शन। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा है कि जिसमें परिमाण और दिशा हो वो वेक्टर है, जिसमें केवल परिमाण हो वो स्केलर हो। वहां सही लिखी है, लेकिन अंदर की बात देखें, ऊपर की बात लिखी है, उसकी गहराई में चाहे तो उसमें क्या है कि परिमाण और दिशा दोनों है। मतलब दोनों है इसलिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो निश्चित है, इसलिए वो बता रहा है। लेकिन जो दिशा यदि अनिश्चित है, यानी वेरिएबल डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन को बता ही नहीं पाएंगे, जब बता नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। इसलिए वहां पर अदिश राशि की कंसेप्ट में बताया गया है जिसमें केवल परिमाण होता है, क्योंकि परिमाण निश्चित होता है, इसलिए वो उसे बता लेते हैं, इसलिए वो उसे लिख लेते हैं। इसलिए बुक में अदिश राशि में परिमाण ही बताया गया है, जबकि दिशा भी होती है, लेकिन दिशा कैसी होती है? वेरिएबल होती है। और जब दिशा वेरिएबल होगी तो उसे हम बता भी नहीं पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। इसलिए बुक में लिखा है अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जबकि दिशा होती है कि नहीं? यस और नो? होती है सर। थोड़ा लाउडली बोलो यार, हमने तो बहुत लाउडली बोल दिया। होती है सर। होती दिशा है, होती है सर। दिशा होती है, लेकिन दिशा जब तक निश्चित नहीं होगी तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। तो राम को फॉलो कर ले आप तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा सही दिशा में। तो राम वेक्टर थे कि स्केलर थे, बताइए? स्केलर। राम ने सही दिशा में चलाया कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में चलाया, बताइए? सही दिशा में चला है सर। तो किसको फॉलो कर रहे थे, सदिश राशि को कि अदिश राशि को? सदिश। सदिश राशि को फॉलो किया। और आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो पढ़ाई को सही दिशा में करोगे कि कभी कर लोगे कभी नहीं करोगे? सही दिशा में करेंगे सर। सही दिशा में। तो आपको वेक्टर फॉलो करना है कि स्केलर? वेक्टर। वेक्टर। तो जब आप वेक्टर फॉलो करोगे तो आपका जो टारगेट है इस बार का वो आपका अचीव इजीली हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है रामबाण गाइडेंस। देखिए लिखा हुआ है रामबाण गाइडेंस। रामबाण का मतलब है कि राम ने पढ़ाई कम यानी कि कम युद्ध लड़ा, लेकिन नाम मान हो गए। इसी तरीके से आपको पढ़ना कम है, इसी वजह से ऊपर लिखा हुआ है स्विच योर स्टडीज इनटू स्मार्ट स्टडीज। कम पढ़े, आउटपुट ज्यादा लाए। राम को फॉलो करें। राम ने युद्ध कम लड़ा लेकिन महान हुए। इसी तरीके से आप पढ़ाई कम करें लेकिन उससे कनेक्ट होके करें। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उससे कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट का मतलब जब तक फायदा जब तक नजर नहीं आएगा तब तक कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो फायदे से कनेक्शन होता है। तो कंसेप्ट जो हमने आपको वेक्टर का बताया उसमें हमने इसलिए बताया कि पूरे कंसेप्ट को अप्लाई जब हम करते हैं तो ये सबसे पहले देख लो वो कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है कि स्केलर से रिलेटेड है। यदि वो कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है तो अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। यदि वो कंसेप्ट स्केलर से रिलेटेड है तो वो उसे अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान
ध्यान देना है कि नहीं? देना है सर। स्केलर से रिलेटेड है, अदिश राशि से रिलेटेड है। तो नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्शन का ध्यान देना है अदिश राशि वाले केस में। बोलिए, अधि अरे थोड़ा लाउडली बोलो। क्वेश्चन क्या है सर? अदिश राशि से यदि कोई कंसेप्ट रिलेटेड है, जैसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, समेशन ऑफ नेट करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट से रिलेटेड है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे जब हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन का ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? नो सर। अदिश राशि है, यस और नो? नो सर। नहीं देंगे, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो ये तभी पॉसिबल है, देखो यहां पे हम आपको कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करके इंटरेस्ट की रेट करा दिया, फायदा भी नजर आ गया, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप चौड़े हो गए, अब मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चौड़े होके कोई फायदा नहीं है, जब तक पावर नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ नहीं होगा। राम को थोड़ा सा वॉच कीजिए, राम को विभीषण ने सही दिशा तो दे दी, लेकिन पावर किसने लगाया? राम ने ही लगाया। आपको ये पता होना चाहिए, जब राम जो है पावर के लिए प्रे कर रहे थे माता रानी के सामने, तो उनका लास्ट कमल का फूल शिफ्ट हो गया था, हट गया था। माता रानी ने भी चेक किया कि भैया ऐसा तो नहीं केवल युद्ध जीतने के लिए हमारा प्रे कर रहा हो। जब वो फूल हट गया तो उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के अपना तीर अपनी आंख की तरफ ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि उनकी माता जी बोलती थी कि उनका जो आंख है वो कमल के समान है। तो उन्होंने बोला कि हमारी आंख ही कमल के समान है, कमल का फूल ही चढ़ाना है। ऑप्शन है नहीं, उठेंगे तो भंग हो जाएगा, जो प्रेयर है वो भंग हो जाएगी, यज्ञ भंग हो जाएगा, हमारी जीत कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने तीर जैसी आंख की तरफ ले गए तो माता रानी प्रकट हुई, इसलिए प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और ठीक अगले दिन राम युद्ध को जीते। कहने का मतलब यह है कि आप जब पेपर देते हैं तो आप में होती चिंता, आप में होता है भय, आप में होता है प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस घट जाता है और आपका आउटपुट घट जाता है, आपका आउटपुट नहीं आ पाता है। तो आपको जब पावर लगाओगे तो आपका जो भय वो कम होगा, चिंता कम होगी, प्रेशर जो है वो कम होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो नेचुरली आपका इसी अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा भाई। इसी बार आप सरकारी स्कूल से सिलेक्ट हो जाएंगे। सरकारी स्कूल से ही बच्चा सिलेक्ट हो सकता है और इसके लिए केवल 2 चीजों की जरूरत है भाई। रामबाण गाइडेंस, मतलब सही दिशा में मार्गदर्शन, और आपके द्वारा सेल्फ स्टडी। आपके द्वारा सेल्फ स्टडी जब करोगे तो डाउट आएगा और डाउट जब पूछोगे तो डाउट रिमूव होगा और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टेस्ट के माध्यम से जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट में आपका जो भय है, चिंता है, प्रेशर वो कम हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ के आप इसी बार ही सिलेक्ट हो जाओगे। कोई बच्चा बोल रहा था अगली साल करेंगे, अगली साल कितने भी साल कर लो, यदि सिलेक्शन लेना है तो इन 2 बातों को केवल फॉलो कर लो, इसी बार 1 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं चैलेंज के साथ लिख के दे सकता हूं। और यदि आपने इसे फॉलो नहीं किया तो भाई जी आप 6 साल लगे रहो तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकती है, कोचिंग आपको राइट गाइडेंस दे सकती है, लेकिन पावर आपको ही लाना पड़ेगा। और बहुत सारी कोचिंग में हम ये भी बताना चाहते हैं कि कोर्स फिनिशिंग प्रोग्राम चल रहा है और कोर्स फिनिश करने से लाही कंसेप्ट अप्लाई हो पाते हैं और लाही फॉर्मूले को आप अप्लाई कर पाते हैं और लाही आपका राइट ऑप्शन मिलेगा और लाही आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए कोचिंग के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए। यहाँ पे जो प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं बहुत ही एक्सीलेंट है, हम दे सकते हैं राइट डायरेक्शन, आप देंगे पावर, इनके सुपर पोजिशन से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप देखिएगा वेक्टर और स्केलर में, नेक्स्ट वाला एक बार और बताइए, वेक्टर और स्केलर में दिशा दोनों में होती है कि नहीं? यस और नो? दोनों में होती है सर दिशा। थोड़ा लाउडली बोलो। दूसरी बच्ची को दो, ये बगल में बच्ची बैठी है उसको आगे वाली बच्ची को दो थोड़ा। हाँ इसी बच्चे को दे दो।
वेक्टर और स्केलर में दोनों सर। दोनों में डायरेक्शन होती है कि नहीं बेटा? होती है सर। दोनों में होती है, लेकिन किसमें डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, किसमें डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ये बताइए। किसमें डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वेक्टर में कि स्केलर में? स्केलर। स्केलर में डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है, मतलब सदिश राशि और अदिश राशि, शायद इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही। सदिश राशि में दिशा पर्टिकुलर होती है कि अदिश राशि में दिशा पर्टिकुलर होती है? अदिश राशि। अदिश राशि में पर्टिकुलर नहीं होती है। जब आप कनेक्ट नहीं होगे तो आउटपुट वाई नहीं आने वाला है, कुछ भी कर लो आप। कनेक्ट जब होगे तो बल्ब ऑन होगा, तभी आपका आउटपुट आएगा। सदिश राशि में दिशा और परिमाण पर्टिकुलर होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए जब दिशा कांस्टेंट होती है तभी हम उस दिशा को बता पाते हैं। और जब कोई कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है, सदिश राशि से रिलेटेड है, तो उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें दिशा निश्चित होती है। और यदि कोई कंसेप्ट स्केलर से रिलेटेड है, स्केलर से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, उसमें दिशा निश्चित होती ही नहीं है। और जब दिशा निश्चित नहीं होगी तो उसे अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान दो पाओगे कि नहीं दे पाओगे, बताइए आप? नहीं देना है। दूसरा, किसी भी पूरी फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले को सवाल में जब हम लगाते हैं, सवाल लगाने के लिए, तो उस फॉर्मूले के लेफ्ट साइड और राइट साइड में फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मतलब कुछ वेक्टर होता है, कुछ स्केलर होता है। और जो क्वांटिटीज वेक्टर है उनकी डायरेक्शन कॉमन लेना पड़ता है। तो ये कैसे पहचानोगे किसमें डायरेक्शन कॉमन ले ली है? सबसे पहले पहचानोगे कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। तो बताइए, फिर एक बार बताइए, सदिश और अदिश राशि में क्या डिफरेंस है? सदिश में दिशा निश्चित होती है कि नहीं होती है? होती है सर। और अदिश में दिशा होती है कि नहीं? नहीं होती सर। अभी मैंने समझाया, आप कहाँ है? वेयर आर यू? फिजिकली यू आर देयर, मगर मेंटली यू आर, बता रही कहां पर है? आपको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आपको क्लास में होना पड़ेगा। मन और बुद्धि को कंसंट्रेट होके जब आप एक साथ जब आप फोकस करोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरे बच्चे को आप माइक दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप ये बताइए, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं जी। चाहते हैं। बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं जी। लाना चाहते हैं। तो आपको केवल राइट गाइडेंस चाहिए कि पावर आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? गाइडेंस भी चाहिए और पावर भी लगानी पड़ेगी सर। तो पावर मैं लगाऊंगा कि आप? पावर तो खुद लगानी पड़ेगी सर हमें। खुद लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। तभी आप राम को फॉलो कर पाएंगे, तभी आप युद्ध को जीत पाएंगे। वेरी गुड। तो हमें केवल ये बता दीजिएगा आप कि वेक्टर में यदि कोई भी फिजिक्स का कंसेप्ट, चाहे 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट हो किसी चैप्टर का, चाहे वो 12वीं का हो, वो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। यदि वो कंसेप्ट सदिश राशि पर निर्भर कर रहा है तो उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? सदिश में डायरेक्शन का ध्यान देंगे सर। देंगे। और यदि कोई कंसेप्ट स्केलर से रिलेटेड है तो उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? स्केलर में डायरेक्शन निश्चित नहीं होती सर। निश्चित नहीं होती, इसलिए उसे अप्लाई करते वक्त उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान नहीं देंगे। नहीं देंगे। वेरी गुड। अब आता है, ये तो हमने कंसेप्चुअल कंसेप्ट को समझना और कंसेप्ट को अप्लाई करने का तरीका पता कर लिया। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि अब हम न्यूमेरिकल सवाल लगाना चाहेंगे।
अब जब न्यूमेरिकल सवाल किससे लगता है बेटा? फॉर्मूले को अप्लाई करके। कैसे लगता है? फॉर्मूले को अप्लाई करते। अब फॉर्मूले फिजिक्स का फॉर्मूला है भाई, तो इस फिजिक्स के फॉर्मूले में लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ वेक्टर होगा, कुछ स्केलर होगा कि नहीं? यस और नो? तो जो क्वांटिटी वेक्टर है उस फॉर्मूले में, उसमें सभी क्वांटिटी में डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? देना पड़ेगा सर, देना पड़ेगा। तो क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सबकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन। कॉमन होनी चाहिए। अब मान लीजिएगा कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन का सवाल है, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसमें दो डायरेक्शन आ रही है आपके दिमाग में। कौन सी दो डायरेक्शन आ रही बताइए? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? दो ही तो डायरेक्शन आ रही है, यस और नो? यस सर। अब जब दो डायरेक्शन आ रही है तो किसी एक डायरेक्शन को अपने अनुसार मान लो पॉजिटिव, ये आपकी इच्छा है। यदि आपने लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लिया और मान लो यू की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में दिया, तो पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इसके अपोजिट है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव। और यदि कोई किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन इसके अलावा नहीं है, मान लो ये है, तो क्या ये ले पाओगे? नो सर। नहीं लोगे। तो इसका कंपोनेंट करोगे जो इसके अलोंग आएगा। जो इसके अलोंग आए इसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट आया तो नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये पूरे फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी चैप्टर के, उससे अप्लाई करते वक्त आपको डायरेक्शन कॉमन लेनी है। तो कैसे लेनी है हमने बता दिया। मान लो वर्टिकल लाइन का सवाल है, अब इस वर्टिकल लाइन में कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी? या तो ऊपर या नीचे। नीचे। अब मान लो ऊपर पॉजिटिव ले लिया और यू की डायरेक्शन ऊपर है तो क्या लोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और नीचे है तो कैसा लोगे? नेगेटिव। नेगेटिव। ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। और यदि ऐसी डायरेक्शन तो ले पाओगे? नो सर। तो इसका कंपोनेंट लोगे। जो कंपोनेंट इसके अलोग आ रहा है उसी को कंसीडर करें। उसके अलोग है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट है तो। और यदि मान लो उसका कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है उसके अलावा, तो क्या लोगे? जीरो लोगे। क्या लोगे? जीरो। जीरो लोगे। ये आप देखिएगा, आज हमने जो बातें आपको बताई है वो पूरी फिजिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करते वक्त ध्यान देनी पड़ेगी। पूरी फिजिक्स, यस सर। पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले को सवाल में अप्लाई करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए वेक्टर और स्केलर को पहचान लिया तभी आपका कल्याण हो पाएगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले में लगता है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आता है कि वेक्टर स्केलर पहचान लिया। अब पहचानेंगे कैसे? इसमें समय लगता है। जैसे करंट है, किसी वायर में यदि करंट चल रहा है तो करंट सपोज 2 एम्पियर चल रहा है और वायर को हमने टेढ़ा बेढ़ा कर दिया तो भी करंट चलेगा 2 एम्पियर। लेकिन डायरेक्शन यहां पर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल। इसलिए सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश राशि। अदिश है। तो अब करंट पर बेस्ड जो भी कंसेप्ट होगा उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। नहीं देना है। यही तो कल्याण है, यही रामबाण है। अब इसे फॉलो करना है, पावर लाना है। चाय जब बनाते हैं, जरा सोचो, तो चाय बनाते वक्त कोई दिमाग में सिर में दर्द होता है? नो सर। नहीं होता है। आप केवल प्रोसेस को फॉलो करते हो। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, यदि फॉर्मूले को लगा ले कि टर्म्स और कंडीशन क्लियर हो गई, तो आप केवल फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कम से कम समय लगेगा। तो वही बात है आपको इस प्रोग्राम के जरिए मिलेगी, जिसमें पैसा तो आप देखो, पैसे से एजुकेशन नहीं खरीदी जा सकती है। आप सोच रहे कोचिंग कर लेंगे तो उससे हो जाएगा, नहीं। आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो आपको गाइडेंस मिल रहा है वो कोचिंग से भी अनपैरेलल है। कोचिंग से भी अनपैरेलल है, जिसमें आपको राइट गाइडेंस भी दे रहा है और हमारी तरफ से पावर भी लगाया जा रहा है। दोनों चीज
और आप अपनी तरफ से पावर लगाइए, जबरदस्त आपको पहली अटेम्प्ट में आपको आउटपुट बन जाएगा। और दूसरी बात हमने आपको ये भी बताई, इसके माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे होते हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। तो डेरिवेशन को जब अटेम्प्ट करते हैं तो किस स्टेप को किस तरीके से लिखेंगे, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो स्टेप अपने आप लिख लोगे। जैसे चाय कैसे बनाते हैं बता सकते हो? चाय हम बनाते हैं तो क्या करते हैं बताइए आप? चाय में पहले पानी उबालते हैं, पानी उबालते हैं, फिर चाय पत्ती, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते चाय हैं, पत्ती डाल दी, चीनी फिर डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, डाल दी दूध चीनी, डालते हैं, फिर दूध डाल दिया फिर दूध, और उबालेंगे उसको, उबाल दिया, फिर फिर छान निकालेंगे के गिलास में। सर्व कर देते। क्या इस स्टेप को बताने में क्या आपने रटा था? नो सर, नहीं रटा, क्योंकि कंसेप्ट चाय बनाने का क्लियर है। जबकि आप लोग पढ़ते तो आप रटते हैं, कंसेप्ट रटते हैं, फॉर्मूला रटते हैं। अरे भाई, रट के आप रिवाइज करके लिख सकते हो, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते हो। जरा चाय से सीखो। चाय बताती कि कंसेप्ट चाय का क्लियर है तो हर स्टेप को अपने आप बताने के लिए आप कंफर्टेबल हो, कोई रिवीजन नहीं करना पड़ रहा है। हर सवाल का आप अपने आप लिख रहे हो और आउटपुट एक्सीलेंट आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने चाय बनाने के स्टेप को फॉलो किया, क्योंकि स्टेप आपके क्लियर थे। क्लियर? इसी तरीके से जब आप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉलो कब करोगे? जब कंसेप्ट के की पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। तो की पॉइंट्स क्लियर कैसे होंगे वो हम बताएंगे। कंसेप्ट के की पॉइंट्स, बारीकी पॉइंट हम बताएंगे, केवल आपको उसे फॉलो करना है, आंसर निकल आएगा। दूसरा, फॉर्मूला सब जानते हैं। 20 लाख बच्चा बैठ रहा है लगभग, सब फॉर्मूला जानता है। क्या 20 लाख सेलेक्ट हो जाता है? नहीं, केवल वही सिलेक्ट हो पा रहा है जो उस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो यहां पर इस प्रोग्राम में आपको टर्म्स और कंडीशन बेटा शेयर की जाएगी, आप केवल उसे फॉलो कीजिए। कितना भी टेढ़ा सवाल होगा वो अपने आप विदिन 15 सेकेंड निकल आएगा भाई, और आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स आपको शेयर किए थे, कल वाले लेक्चर में फिर शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन हम केवल राम को फॉलो यदि हमने कर लिया, राम नहीं बनना भाई, राम तो आइडियल केस है, राम को फॉलो कर लिया तो इस बार नीट यूजी का जो टारगेट है, जो युद्ध है, उसमें आप जंग जीत जाएंगे। इसी तरीके से जेईई मेन का जो जंग है वो भी जीत जाएंगे। इसी बार जो 12वीं का बोर्ड एग्जाम वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे आप अच्छे नंबर से। केवल आपको क्या करना है? राम बनना है कि राम को फॉलो करना है? बताइए। राम को फॉलो करना है जी। तो कितने बच्चे राम को फॉलो करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें पहले, सभी स्कूल के। राम को फॉलो कीजिए। राम नहीं बनना है, राम को फॉलो करेंगे, अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम करते हैं। आज हमने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं कि वेक्टर पढ़ के फायदा क्या है, उसको हम कहाँ फिजिक्स में अप्लाई करते हैं वेक्टर स्केलर को पहचान के, कल हम आपको टेक्निक बता देंगे, देखेंगे, पहचान लोगे ये वेक्टर ये स्केलर है। अभी आपको लगता होगा सब है कि ये कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, ये तजुर्बा एज से नहीं आता है, तजुर्बा रामबाण गाइडेंस से आता है, टिप्स और टेक्निक से आता है। वो तजुर्बा लाने में केवल आपको 10 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट लगता है, उसके बाद आप हो जाते हैं एक्सपर्ट, और इसी बार आपका होगा सिलेक्शन, और वो भी होगा सुपर 100 से, ये मेरा आपका वादा है। लेकिन आपको क्या करना है? पावर लगाना है। हम आपको देंगे राइट गाइडेंस, उसके माध्यम से होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।